हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। विश्व की तमाम ऊंची श्रेणियों को अपने अंदर समाये हुए हिमालय का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि हिमालय की तमाम ऊंची श्रेणियों में से लगभग आधे से अधिक श्रेणियां हिमालय के किसी एक विशेष क्षेत्र में विद्यमान है। कौन सा है ये विशेष क्षेत्र? तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, नेपाल। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में नेपाल हिमालय अन्य हिमालय की अपेक्षा इतना अधिक ऊंचा क्यों है, और यहां पर आपको हिमालय की तमाम ऊंची श्रेणियां क्यों दिखाई देती हैं कंपैरेटिवली पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो ये पूरा वीडियो आपके यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, और यदि ये पूरी सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो यदि पसंद आती है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर यहां पर देकर जाएं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं कि यदि आप हिमालय के बारे में जानते हो तो ऐसा नहीं है कि हिमालय केवल और केवल आपको इंडिया या फिर भारत में सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। हिमालय की यदि हम बात करें तो अकेला हिमालय वर्ल्ड के 7 देशों में स्थित है। और कौन से हैं ये 7 देश? तो चलिए एक बार जानते हैं ये कितने देशों में है। ये लगभग 7 देशों में देखने के लिए मिलेगा। मैं नाम बोलते जा रहा हूं, आप मैप में जाके या फिर एटलस में जाकर एक बार उस देश का अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये आता है कहां पर? भारत में तो है ही, ऑर्डर याद नहीं करने की आवश्यकता, बस आप देश याद कर लीजिए। चीन में, पाकिस्तान में तो मैं केवल और केवल पाक लिखता हूं, इसका पूरा नाम लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अलावा ये मिलता है कहां पर? तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब ये आएगा भारत में। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, चूंकि हम इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं इसलिए भारत को हाईलाइट करना तो बनता है। भारत में, इसके अलावा नेपाल में, नेपाल के अलावा ये आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा भूटान वाले एरिया में, और भूटान के अलावा ये मिलता है हमें म्यांमार वाले एरिया में। अब एक्चुअल में हमारा टॉपिक क्या है कि इतने देशों में अर्थात 7 देशों में स्थित होने के बावजूद इसकी सर्वाधिक ऊंचाई केवल नेपाल में क्यों है, अन्य देश में क्यों नहीं इसकी इतनी अधिक ऊंचाई है? जैसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है K2 जो कि भारत में और पाकिस्तान में सिचुएटेड है। परंतु यहां पर अब यदि अन्य श्रेणियों को देखें तो कंचनजंगा को हटा दें, बस केवल और केवल कंचनजंगा, क्योंकि यह सिक्किम के साथ सीमा बनाती है। तो बाकी की श्रेणियां यानी कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू, मकालू, माउंट एवरेस्ट और साथ में कंचनजंगा, ये सभी आपको नेपाल वाले एरिया में दिखाई देती हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कंचनजंगा नेपाल में भी है और सिक्किम में भी है। परंतु जैसा कि हमने अध्ययन किया, ये 8 श्रेणियां अकेले नेपाल वाले एरिया में क्यों? असल में हिमालय के निर्माण के समय यह प्रक्रिया घटित हुई कि हिमालय का निर्माण ही किसी ऐसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ कि मध्य हिमालय का भाग या फिर नेपाल हिमालय अपेक्षाकृत पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा आपको देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार? तो यहां पर देखिएगा, मैंने एक मैप बना रखा है नॉलेज के लिए कि यहां पर अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश कहा जाता है, पाकिस्तान में सुलेमान, भारत में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में इसको हिमालय ही कहा जाता है। बेसिकली चाइना में जो मंदारिन लैंग्वेज बोली जाती है उसमें इसे एन कहा जाता है, परंतु आप याद रखें कि हिमालय ही। क्लियर? क्योंकि यह कभी नहीं आता एग्जाम में। और म्यांमार में जब आप जाते हैं तो इसको कॉल किया जाता है अराकान योमा। क्या कहा जाता है? अराकान योमा। और इसी अराकान योमा पर्वत श्रेणी के शिखर फिर बे ऑफ बंगाल में डूबते हैं और ये बनाते हैं क्या? अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा कि हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है कि एक्चुअल में हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो हिमालय के निर्माण से संबंधित 2-3 प्रक्रियाएं आती हैं। एक तो आता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, है ना, यानी कि हिमालय का निर्माण किस क्रिया के द्वारा हुआ? तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, या फिर इसे कॉल किया जाता है कोबर्स जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्चुअल में जियोसिंक्लाइन या फिर भूसन्नति किसको कहा जाता है। तो एक लाइन में आप मुझे कमेंट में आंसर करिएगा क्या? चलिए मैं ही बता देता हूं, अ नैरो शैलो सी कॉल्ड जियोसिंक्लाइन, या फिर इसे ही हम क्या नाम देंगे? इसे ही नाम दिया जाएगा भूसन्नति। अब जरा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये भूसन्नति क्या है। एक्चुअल में ये एक सकरा उथला समुद्र है, और इसी सिद्धांत के द्वारा हमें ये मालूम चलता है एक्चुअल में कि वास्तविकता में
एक्चुअल में कि हिमालय या फिर नेपाल हिमालय इतना अधिक ऊंचा क्यों है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमने ये पढ़ रखा है, देखिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। हमने ये पढ़ रखा है कि यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिससे प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया पृथक हुआ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ा। हमने इतना ही पढ़ा है। चलिए इस बात को जरा रोकते हैं कि जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ा तो याद रखें कि दो क्रियाएं हो रही थी। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा था और साथ में जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा था। यानी कि आप इस बात से ऐसा समझें कि ये है हमारा क्या, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, और पेनिनसुलर इंडिया कुछ इस प्रकार से किस ओर जा रहा है, ये बढ़ रहा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अब यदि इस प्रकार से बढ़ रहा है तो आज ये आपको सीधा कैसे देखने के लिए मिल रहा है, तो जरा इसको आप गौर फरमाएंगे कि यहां पर यदि आप देखें तो ये एक तो ऐसा मूवमेंट कर रहा है, एक ऐसा मूवमेंट कर रहा है और साथ में ये गति कर रहा है इस ओर। और यहां आगे आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, इस भाग में आपको स्थित दिखाई दे रही है एक प्लेट, और इसको हमने क्या कॉल किया था, इसे कॉल किया जाता है यूरेशियन। ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। और फिर बाद में जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगा तो सबसे पहले इसका पहला भाग यानी कि ये जो सबसे आगे वाला भाग है ये टकराएगा। देन जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए टर्न होकर सीधा मिलेगा तो यहां पर फिर ये वाला भाग टकराएगा। अब एक्चुअल में मैं ऐसा मैप बना जरूर रहा हूं, बट याद रखें कि पेनिनसुलर इंडिया ऐसा नहीं था। पहले पेनिनसुलर इंडिया का भाग कुछ इस प्रकार से था, यानी कि यहां पर ये वाला भाग अपेक्षाकृत उत्तर की ओर, ये वाला कम उत्तर की ओर या फिर पीछे की ओर, और यहां पर ये था हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला भाग। यानी कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, यहां पर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ रहा था तो वैसे वैसे आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले कौन सा भाग टकराएगा, जो अपेक्षाकृत आगे की ओर होगा। इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर देता हूं जैसा एक्चुअल में है ना, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर सबसे पहले ये वाला भाग टकराएगा, और ये कौन सा भाग है, तो इसे कॉल किया जाता है बेसिकली, इसे कॉल किया जाता है अरावली पर्वत। क्लियर। और इसे कॉल किया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर है बात। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक्चुअल में कौन सा भाग टकराया होगा, सबसे पहले यही अरावली पर्वत वाला भाग टकराया हुआ यूरेशियन प्लेट से। यानी कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सबडक्शन हुआ, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे निक्षेपित हुई, और ये जो निक्षेपित हुई इसके कारण ये प्लेट ऊपर की ओर उठी, जिसके कारण तिब्बतियन प्लेट्यू यानी कि तिब्बत के पठार का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में यूरेशियन प्लेट पर वलय आए। तो यहां पर याद रखें कि सबसे पहले सबडक्शन या फिर सबसे पहले निक्षेपण है ना, किसका हुआ होगा, ये प्लेट अभिसरित हुई होगी, निक्षेपित हुई होगी यूरेशियन प्लेट के नीचे। और जैसे जैसे ये यूरेशियन प्लेट के नीचे निक्षेपित हुई तो फिर यहां से ये वाला भाग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये वाला भाग भी निक्षेपित होना प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात या फिर कुछ लाख वर्षों पश्चात ये छोटा नागपुर पठार वाला एरिया भी निक्षेपित होना प्रारंभ हुआ यूरेशियन प्लेट के नीचे, और फिर ये दोनों ही भाग जाकर जुड़ गए। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो ये वाले भाग की मैंने अभी तक डिस्कशन भी नहीं किया कि एक्चुअल में इस भाग का क्या हुआ। क्लियर। यानी कि इस भाग के बारे में अभी डिस्कशन बाकी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया, अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने के पश्चात यूरेशियन प्लेट से जा मिला, और सबसे पहले ये वाला भाग टकराया, देन छोटा नागपुर पठार वाला भाग टकराया। इसको आप नाम दे सकते हैं अरावली और छोटा नागपुर का पठार। अब यहीं पर रुकिए, यहीं पर हम रुकते हैं। तो यहां पर एक क्रिया ये हो गई है ना, जरा इसको आप समझिएगा, गौर कीजिएगा यहां पर कि ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट पर फॉर्मेशन हो गया है किसका, यहां पर फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है इस वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का, वृहद हिमालय, और यहां पर कई श्रेणियों के रूप में हुआ है। यानी कि हो सकता है यहां पर लघु हिमालय का भी फॉर्मेशन प्रारंभ हो गया हो। अब यहां पर ये जो फॉर्मेशन हो रहा था एक्चुअल में, यहां हो क्या रहा था कि अब ये प्लेट जाकर कुछ इस प्रकार से जुड़ी, यानी कि जो हमारी इंडियन प्लेट है इसका सबडक्शन हो गया था, और ये कुछ इस प्रकार से जाकर जुड़ गई किससे, इस यूरेशियन प्लेट से। और ये आप इसको ऐसा मान लें कि इसका सबडक्शन हुआ और इतना भाग
इतना भाग क्या हो गया, ये पूरा पूरा सबडक्ट हो गया, यानी कि अभिसरित हो गया इस यूरेशियन प्लेट के अंदर। और जैसे जैसे इसको मैं बड़ा कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे ये सबडक्ट होता गया, जैसे जैसे ये सबडक्ट होता गया, अब आप पाएंगे कि यहां पर इस मध्य भाग में आपको एक सागर विद्यमान देखने के लिए मिला। क्लियर? कहां से आया ये सागर? तो जरा इस वीडियो को देखें, सॉरी इस डायग्राम को देखें कि ये हिंद महासागर के ऊपर से, इंडियन ओशन के ऊपर से जा रहा था, और इंडियन ओशन के ऊपर से जा रहा था तो अभी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसको एक बार जाकर देखें जरूर, उसमें मैंने बताया था कि यहां एक जियोसिंक्लाइन, सॉरी यहां एक जियोसिंक्लाइन या फिर यहां पर एक भूसन्नति विद्यमान थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? अ नैरो शैलो सी, तैथिस सागर। क्लियर? यहां पर विद्यमान था तैथिस सागर, और जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा था तो यहां पर इस तैथिस सागर में वलन पड़ रहे थे, है ना। तैथिस सागर की प्लेट फोर्स लगा रही थी और यूरेशियन प्लेट पर वलन पड़ रहे थे, और इसी क्रिया के द्वारा हमने समझ लिया था कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय फॉर्म्ड हुआ था। क्लियर? अब उसी के आगे मैं यदि ले जाऊं तो उसके आगे की कहानी एक्चुअल में ये है कि अब सबसे पहले ये बन गया वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय में भी कौन सा? तो इस ओर आपको देखने के लिए मिला, इस ओर, यानी कि यहां पर आपको पश्चिमी हिमालय का विस्तार, है ना, यहां पर पश्चिमी हिमालय का निर्माण देखने के लिए मिला, पश्चिमी हिमालय। और दूसरी ओर हमें क्या देखने के लिए मिला? तो दूसरी ओर हमें बेसिकली देखने के लिए मिला इस ओर पूर्वी हिमालय। बट मध्य वाला भाग अभी भी कैसा था? मध्य वाले भाग में अभी हिमालय का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था, परंतु यहां गौर करने वाली बात यह है कि हिमालय वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, और हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर भी आपको मौजूद देखने के लिए मिलते हैं। आप जरा बताइए कि क्या इन ग्लेशियरों से नदी का ओरिजिन होता है, रिवर का ओरिजिन होता है, और इन ये नदियां क्या हिमालय के निर्माण का वेट करेंगी? यानी कि हिमालय का निर्माण हो जाएगा, ग्लेशियर फॉर्म होंगे, देन उसके बाद ये नदियां अपना उद्गम लेंगी और फिर ये किसी सागर अथवा महासागर में मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है ना। और यदि ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये आता है कि हिमालय के निर्माण के पूर्व भी कई ऐसी नदियां थीं जो कि पहले से उस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी, परंतु हिमालय के निर्माण के पश्चात उन्होंने अपना मार्ग बदला। और इन नदियों को हम क्या नाम देते हैं? तो इन नदियों को हम नाम देते हैं पूर्ववर्ती नदियां। हमेशा याद रखिएगा कि ये पूर्ववर्ती नदियों का अर्थ होता है जो कि हिमालय के निर्माण से पूर्व भी उस क्षेत्र में मौजूद थी, पूर्ववर्ती नदियां। और कौन सी हैं ये पूर्ववर्ती नदियां? तो एक नदी का हमेशा आप नाम याद रखें, इसे कॉल किया जाता है इंडो शिवालिक रिवर। क्या कॉल किया जाता है? इंडो शिवालिक रिवर। यानी कि आज हम जिस गंगा नदी को देखते हैं, आज हम जिस ब्रह्मपुत्रा रिवर को देखते हैं, और आज हम जिस सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं, वास्तविकता में ये सभी नदियां एक विशालकाय नदी का भाग हैं। और कौन सी थी ये नदी? तो इसकी का नाम मैंने अभी आपको बताया, इंडो शिवालिक रिवर। और फिर बाद में हिमालय के निर्माण के साथ साथ इन नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित किया, और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि ये नदियों का अपना अपना एक अलग उद्गम क्षेत्र है। परंतु कालांतर में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इन सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र एक ही रहा होगा, अर्थात ये एक ही बिंदु से उद्गम लेती होंगी। क्लियर है बात? तो याद रखें कि ये पूर्ववर्ती नदियां यहां पर प्रवाहित होती थी। अब यदि इनमें हम नाम लेते हैं तो नाम के लिए आप ले सकते हैं कि इंडो शिवालिक रिवर। अब ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? ये बात कर रहा हूं मैं मेनली यूरेशियन प्लेट की। और सेम थिंग आपको इंडियन प्लेट, या फिर आपने इंडियन प्लेट याद रखना है तो इंडियन प्लेट याद रख लीजिए, या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसे कॉल कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सेम थिंग आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के लिए भी याद रखना है कि यहां पर भी कुछ नदियां प्रवाहित हो रही थी। और यहां पर कौन सी नदियां थी? तो इसको नाम दिया जाता है, जैसे जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत में आपको उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां देखने के लिए मिलती हैं, लाइक चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्लियर? ये जितनी भी नदियां, और इसके अलावा सोन, टोंस, और भी जितनी नदियां आप याद कर सकते हैं, ये सभी नदियां कालांतर में उत्तर की ओर ही प्रवाहित हो रही थी। अर्थात यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि इस ओर से कुछ नदियां थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सभी, और यहां से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, है ना, ये सभी नदियां प्रवाहित हो रही थी। कहां? तैथिस सागर की ओर। और ये अपने अवसादों का निक्षेपण
मैं फिर से लिखता हूं, ये अपने अवसादों का निक्षेपण कर रही थी। कहां पर? अवसाद का निक्षेपण कर रही थी एक्चुअल में इस तैथिस सागर में। क्लियर? निक्षेपण तैथिस सागर में कर रही थी, और तैथिस सागर में निक्षेपण करने के परिणाम स्वरूप हो ये रहा था, एक्चुअल में हो ये रहा था कि तैथिस सागर के बीच में या फिर इन दोनों ही प्लेटों के किनारों पर, अर्थात इस वाले भाग में, यहां पर रुकिएगा जरा, हाईलाइट कर देता हूं, इस वाले भाग में और यहां पर इस वाले भाग में अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टानें विद्यमान थी, या फिर यूं कहा जाए कि नर्म अवसादी चट्टानें विद्यमान थी। अब समझिएगा कि जब अरावली पर्वत वाला भाग, यहां पर मैं बताता हूं, जब अरावली पर्वत वाला भाग टकराया और जब छोटा नागपुर पठार वाला भाग टकराया, अर्थात जब पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो एक्चुअल में यहां पर जो चट्टानें विद्यमान थी वे अपेक्षाकृत अधिक कठोर चट्टानें थी। किसमें? तो याद रखें, पश्चिमी व पूर्वी हिमालय में जो वलन आए हैं, ये वलन केवल और केवल यूरेशियन प्लेट में आए हैं। हिमालय में वलन क्रिया ये कहां हुई है? ये केवल और केवल यूरेशियन प्लेट में हुई है, यूरेशियन प्लेट में हुई है। और साथ में यहां की जो चट्टानें हैं यूरेशियन प्लेट से हुई है, और यहां की जो चट्टानें आएंगी ये चट्टानें भी अधिक कठोर होंगी। चट्टानें कैसी होंगी? कठोरतम चट्टानें होंगी। क्लियर है? परंतु जब आप पाएंगे कि ये मध्य हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये नेपाल में स्थित जो हिमालय, मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय नहीं है, पहले मैं बता दूं। क्लियर? ये जो मध्य में स्थित हिमालय है, यानी कि नेपाल में स्थित जो हिमालय है, इसके निर्माण में एक घटना घटित हुई कि एक्चुअल में जब नेपाल हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, नेपाल हिमालय का जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसमें जो निर्माण हुआ ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के ही टकराव के कारण हुआ। परंतु यहां पर जो नदियों ने लाकर अपने अवसादों का निक्षेपण किया था, इन अवसादों के निक्षेपण के द्वारा यहां पर जो चट्टानें विद्यमान थी ये अपेक्षाकृत कम कठोर चट्टानें, या यूं कहा जाए ये नर्म अवसादी चट्टानें थी। ये कैसी चट्टानें थी? नर्म अवसादी चट्टानें थी। और चूंकि ये नर्म अवसादी चट्टान थी, दैट्स वाई कि इस एरिया में जब आप नजर मारते हैं और जब आप इस एरिया के हिमालय का अध्ययन करते हैं, तो आपको ज्ञात होता है कि यहां पर जब यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मध्य भाग आकर टकराया, तो यहां पर जो कोलिजन हुआ, यहां पर जो अभिसरण हुआ, इसमें दोनों ही प्लेटों की क्षति हुई। यानी कि पहले हमने देखा था कि केवल एक प्लेट की क्षति हो रही है, परंतु इस कंडीशन में अब इन दोनों ही प्लेटों की क्षति होगी, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी टूटेगी और साथ में यूरेशियन प्लेट का भी विनाश आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब इन दोनों ही प्लेटों में विनाश होगा, तो इस कंडीशन में होगा ये कि दोनों ही प्लेटें, इट मींस इंडियन व यूरेशियन, दोनों प्लेटों में वलन की क्रिया होगी। और जब दोनों प्लेटों में वलन की क्रिया होगी, तो बताइए, मैथ्स पढ़िए ना, मैथ्स में आपने क्या देखा है? मैथ्स में जरा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स में हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति यदि कोई काम 2 दिन में कर सकता है, तो 2 व्यक्ति उसको कितने दिन में कर सकते हैं? तो यहां पर समय लगभग आधा हो जाएगा यदि दोनों की एफिशिएंसी ऑफ वर्क एक है। तो यहां पर जब एक प्लेट में वलन आ रहे हैं और अपेक्षाकृत कठोर चट्टान है, तो वो वलन देर से भी आएंगे। कठोर चट्टान है, देर से वलन आ रहे हैं, तो इसकी हाइट कम होगी। तो ऐसा ही तो हुआ पश्चिमी हिमालय में कि एक्चुअल में केवल और केवल यूरेशियन प्लेट पर वलन आ रहे थे। तो यूरेशियन प्लेट में जो वलन आ रहे थे वो कठोरतम चट्टानों से बने हुए थे, और वलन के द्वारा ये उतनी हाइट तक नहीं जा पाए थे। आपके मन में एक डाउट आ रहा है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, कि सर आपने तो बात की थी कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान कठोर है, परंतु मैं यहां वलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। वो तथ्य बिल्कुल सही है कि प्रायद्वीपीय भारत के छोटा नागपुर पठार में आपको विश्व की कठोरतम चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी, परंतु यहां मेरा
तथ्य ये नहीं है। मेरा तथ्य ये है कि पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की अपेक्षा मध्य हिमालय क्यों ऊंचा है। तो यहां पर कठोरता की डेफिनेशन कुछ और हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर जो डाउट आ रहा है उसको मैंने क्लियर किया है। अब इसको आप जरा समझिएगा कि चूंकि यहां पर जो वलन की क्रिया हो रही थी ये केवल एक चट्टान एक ही प्लेट में हो रही थी और साथ में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानें थी नेपाल की अपेक्षा, परंतु नेपाल वाले क्षेत्र में ये जो नदियां आ रही थी और तैतीस सागर में अपना जल विसर्जित कर रही थी, तो यहां पर आपको नर्म अवसादी चट्टानें देखने के लिए मिल रही थी। इसीलिए जब ये दो प्लेटें टकराई तो दोनों ही इस भाग से नर्म अवसादी चट्टानों से समाई हुई थी या फिर नर्म अवसादी चट्टानों से घिरी हुई थी। तो जब ये दोनों ही प्लेटें टकराएंगी तो अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के नीचे अभिसरित या अपसरित हो ना होने पर अब ये दोनों प्लेटों का विनाश होगा और ये दोनों प्लेटें ऊपर उठेंगी। मतलब कि जो वलन आएंगे ये दोनों ही प्लेटों पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? और इसीलिए इस भाग में हिमालय का निर्माण, इसीलिए क्या हुआ, इस भाग में हिमालय निर्माण, यहां हिमालय का निर्माण लगभग दुगनी तेजी से हुआ। हिमालय निर्माण तेजी से हुआ, तेजी से व अधिक प्रवणता से हुआ, अधिक प्रवणता से हुआ। और दैट्स वाई कि आपको यहां पर नेपाल हिमालय में आपको विश्व की तमाम ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां विद्यमान दिखाई देती हैं। यानी कि हमारा आज का टॉपिक था क्या, हमारा आज का टॉपिक था कि एक्चुअल में वर्ल्ड में आपको जितनी भी श्रेणियां हैं वो नेपाल में क्यों दिखाई देती हैं, या इसको ऐसा कहा जाए कि अन्य हिमालय या फिर पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की अपेक्षा नेपाल में हिमालय पर्वत की ऊंचाई इतनी अधिक क्यों है। तो इसको सबसे पहले हमने समझा कि भाई 7 देशों में स्थित है और इसके अलावा आपको नेपाल में ही क्यों देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर हमने देना चालू किया कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अफ्रीका महाद्वीप से हमारा प्रायद्वीपीय भारत टूटकर अलग हुआ और टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित हुआ। और साथ में एक नया तथ्य हमने जोड़ा कि यह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कर रहा था और इसमें सबसे आगे का भाग या फिर वो भाग जो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से टकराया वो था अरावली पर्वत वाला। और देन ये टकराया किससे, कौन सा भाग टकराया, छोटा नागपुर पठार, देन इसके बाद मध्य वाला भाग। किंतु जब मध्य वाला भाग टकराया तो यहां पर एक प्रोसेस ये हो रही थी कि यहां पर पहले से कुछ नदियां विद्यमान थी जिनको हमने क्या नाम दिया, इंडो शिवालिक रिवर, और फिर इसी रिवर से टूटकर अन्य नदियां फॉर्म हुई जैसे कि गंगा, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, है ना। अर्थात इनका उद्गम क्षेत्र बदला हिमालय के निर्माण के पश्चात। और फिर इस प्रोसेस के द्वारा जो ये नदियां आ रही थी ये अपने अवसादों का निक्षेपण कर रही थी कहां पर, इस तैतीस सागर में, जिसके कारण इन प्लेटों के किनारों पर आपको अपेक्षाकृत नर्म अवसादी चट्टानों की उपलब्धता देखने के लिए मिल रही थी। और चूंकि यहां पर नर्म अवसादी चट्टानें थी इसीलिए जब ये वाला भाग इस भाग से टकराया तो नर्म अवसादी चट्टान और नर्म अवसादी चट्टानों के टकराने के कारण ये दोनों ही चट्टानें ऊपर उठी और ऊपर उठी तो यहां पर ये लगभग दुगनी तेजी से, यानी कि तेजी से और अधिक प्रवणता के साथ इन्होंने हिमालय का निर्माण किया। और इसीलिए आज हम देखते हैं, इसीलिए दैट्स वाई कि नेपाल हिमालय आपको अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा देखने के लिए मिलता है। अर्थात नेपाल हिमालय हायर देन अदर हिमालयास, यानी कि कंपैरेटिवली वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय। कितना सिंपल था, यानी कि बस समझने की देर है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल यदि आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो याद रखें कि यदि आपने ऐसा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं पढ़ा है तो ये जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में चला रहा हूं इसको आप डेली अटेंड करें, इसके नोट्स बनाते जाएं। और यदि नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे बताते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल, हाँ आवश्यक रूप से इस बात को याद कर लें कि मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी अभिषेक कुमार के नाम से, ज्योग्राफी अभिषेक कुमार के नाम से। यहां पर आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाते जाता हूं यहां पर मैं अपलोड कर देता हूं, तो इसको एक बार टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें, वहां पर आपको मेरी फोटो के साथ, जो फोटो थंबनेल में लगी हुई है उसके साथ ये चैनल मिलेगा। और यहां पर आपको डेली
PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे ही और वीडियोस को बनाने के लिए। तो अपना रिस्पॉन्स जरूर देकर जाएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेंशन वाह इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।